हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द वीडियो नंबर 4 ऑफ रे ऑप्टिक्स। बेटा जी, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स। ठीक है ना। और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसको हम लोग चेक करते हैं क्या होगा। आप देखिएगा कि कभी कभी आप जब कभी आप बार्बर की शॉप पे जाते हो आप, तो आप देखते हो कि एक आपके सामने ही मिरर होता है और एक बैक साइड में होता है मिरर। ठीक है ना। जब सामने वाले मिरर में आप देखते हो तो आपको बहुत सारी इमेजेस आपकी अपनी बनती दिखाई पड़ेंगी। अब देखो ना, क्योंकि पीछे भी आपका मिरर लगा हुआ है। ठीक है ना। तो ऐसे मिरर रखा है, एक सामने और एक बैक साइड में, उसके बीच में आप ऑब्जेक्ट है, तो उसकी कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी उस पर हमें चर्चा करनी है। तो यहाँ पर एक मिरर आपका M है, एक आपका M' है। ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट को इनके बीच में आप कहीं भी रख सकते हो। आपने यहाँ पर मान लीजिए O पर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो अब ऑब्जेक्ट O से बहुत सारी लाइट्स निकलेंगी, पड़ेंगी मिरर पर, रिफ्लेक्ट होंगी। और आपको पता है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो इमेज को बनाती है। ये तो आप समझ रहे हो बात को। तो मान लो पहले लाइट रे आपने O से निकाला और पहले वाले मिरर पर आपने इंसिडेंट कराया। ये इंसिडेंट रे है, फर्स्ट मिरर पर गिरी और फिर ये रिफ्लेक्ट हुई। जब रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्टेड इमेज क्या करती, रिफ्लेक्टेड रे क्या करती है, इमेज का फॉर्मेशन करती है। इसको पीछे की तरफ क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे, तो यहाँ पर आपको आई डैश बनता दिखाई पड़ेगा। वही इस O की जो इमेज है फर्स्ट मिरर से, ये I1 पे बनता, I1 डैश पे बनता दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हमने M डैश लिया हुआ ना। M डैश पे जो इमेज, M डैश जो इमेज बना रहा है उसको हमने I1 डैश ले लिया है। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अच्छा, तो आपने कहा ये इंसिडेंट रे यहाँ पर आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, इमेज यहाँ बन गई। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे जा रही है ये सेकेंड मिरर पे पड़ेगी। जब ये सेकेंड मिरर पे पड़ेगी तो सेकेंड मिरर से ये रिफ्लेक्ट होगी, तो सेकेंड मिरर से इमेज बनेगी। क्योंकि जब सेकेंड मिरर इसको रिफ्लेक्ट करेगा तो इसको आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पर क्या है, I2 डैश इमेज बनती दिखाई पड़ेगी, है कि नहीं बेटा जी। ये किसकी इमेज है, किसने बनाया है, ये सेकेंड मिरर ने बनाया है। फिर यही लाइट रे जब जा करके फर्स्ट पे फिर इंसिडेंट करेगी, क्योंकि यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो कहाँ जाएगी, सेकेंड पे करेगी, इंसिडेंट करेगी। और फिर जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो फिर रिफ्लेक्टेड रे क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी। आई थिंक यहाँ पर देखो I3 डैश इमेज बन गया। और फिर यही लाइट जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जब फिर से सेकेंड वाले पर पड़ेगी तो फिर रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से, फिर इमेज बनाएगी इधर। तो आप देखोगे कि राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इमेजेस जो है बनती जाएंगी, नंबर ऑफ इमेजेस क्या है, बनती जाएंगी। ये रिफ्लेक्शन बार बार होता रहेगा। ठीक है ना। तो क्या O से आप जो लाइट, इंसिडेंट लाइट आपने निकाला है फर्स्ट मिरर पे, किसी बच्चे ने कहा कि हम सेकंड पे भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल, लाइट रे तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे है वो तो हर जगह निकल रही है, हर तरफ से निकल रही है, तो इधर भी जाएगी तो इधर भी जाएगी। तो यहाँ भी क्या है, अब देखो सेकेंड पे पहली बार आपने गिराया इंसिडेंट रे, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई है। जब ये रिफ्लेक्ट हुई तो इसको आप पीछे की तरफ क्या किया, एक्सटेंड किया, तो बन जाएगी I1। तो M से जो इमेज पहली बनी वो क्या है, I1 बनी। फिर ये लाइट रे यहाँ पर पड़ी, इंसिडेंट किया, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। तो सेकेंड मिरर से जब रिफ्लेक्ट होगी तो फर्स्ट मिरर से, तो फर्स्ट मिरर को जब यहाँ से फिर से एक्सटेंड करेंगे तो फिर यहाँ से इमेज बनती दिखाई पड़ेगी। फिर ये लाइट रे इस पर पड़ेगी, इंसिडेंट करेगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। और रिफ्लेक्टेड लाइट को जब एक्सटेंड करोगे बैक साइड में तो इमेज बनती दिखाई पड़ेगी। फिर ये लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर के फिर फर्स्ट पे पड़ेगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, तो फिर रिफ्लेक्टेड लाइट को फिर मिलाओगे इस तरह के पीछे की तरफ। तो आप देखोगे दोनों मिरर से क्या है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती दिखाई पड़ेंगी आपको। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस बन रही हैं। अगर दो पैरेलल प्लेन मिरर है, उनके बीच में आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे कितने होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितना होंगे, इनफाइनाइट। ठीक है ना। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है, सामने लगा हुआ है मिरर और इसके बैक साइड में भी लगा हुआ है मिरर। ठीक है बेटा जी। तो दो प्लेन मिरर के बीच में बैठी हुई है ये। जब इसने सामने वाले मिरर में अपना फेस देखा तो इसको नंबर ऑफ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती हुई दिखाई पड़ेंगी। ठीक है बेटा जी। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, आप भी करके देख सकते हो। आई थिंक मेरी बात आप लोग समझ गए कि दो पैरेलल प्लेन मिरर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी होगा तो राइट में लेफ्ट में जो इमेजेस बनने वाली हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनने वाली हैं। ठीक है बेटा, ओके बेटा।
तो बेटा हम लोग जो है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय द टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स, ठीक है ना। अगर हमारा दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स है, उसके बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो कितनी इमेजेस बनेंगी उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि मैंने जो आपकी पिछली वीडियो थी वहाँ पर मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर 360 अपॉन थीटा इंटीजर है तो नंबर ऑफ़ जो इमेजेस बनेंगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो 360 अपॉन थीटा -1 करके आपको मैंने बताया था, ठीक है ना। लेकिन वो लिमिटेड जो है कि कॉन्सेप्ट आपका लिमिटेड कॉन्सेप्ट है वो, कि जब आपका एंगल जब आप 360 को थीटा से डिवाइड करोगे और इंटीजर आएगा तब के लिए रूल है वो, ठीक है ना। तो मैं एक जनरलाइज फॉर्म आपको बता रहा हूँ जिससे आप किसी भी प्रॉब्लम को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो इंटीजर 360 अपॉन थीटा जो निकालते हो आप लोग बार बार, ये इंटीजर आए या कोई फ्रैक्शन आ जाए, 2/3 आ जाए, 3/2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो चाहे जो भी एंगल आपको दिया होगा उस एंगल से आप नंबर ऑफ इमेजेस उस एंगल पे आप निकाल सकते हो। तो जो तरीका बताने जा रहा हूँ मैं इस तरीके के लिए कोई भी एंगल आपको दिया हो, है ना, चाहे वो 360 अपॉन थीटा करने के बाद इंटीजर आए या ना आए, फिर भी ये कॉन्सेप्ट लगेगा और रिजल्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो देखते हैं कि इसको हम लोग फर्दर कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो देखो बेटा जी क्या है इसमें, यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, यहाँ पर एक प्लेन मिरर यहाँ रखा हुआ है M1 और दूसरा यहाँ रखा हुआ है M2। इन दोनों के बीच का एंगल आपका है 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये आपका एंगल आपका है 60 डिग्री, ठीक है ना। अब हमने ऑब्जेक्ट को मान लो, अभी सर्कल मत देखना आप लोग, मैंने ऑब्जेक्ट को मान लो हमने यहाँ रख दिया, ये मिरर आपका बड़ा भी हो सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं बेटा जी, ऐसे, ठीक ना। तो हमने ऑब्जेक्ट को मान लो यहाँ रख दिया और ये ऑब्जेक्ट आपका बाइसेक्टर पे नहीं रखा हुआ है, सब मैं चेंज कर रहा हूँ बेटा जी आपको समझने के लिए कि कहीं भी रखा हुआ है, दोनों के बीच में वो कहीं भी रखा हुआ हो तो कैसे निकालोगे आप। ये पहले वाले से कितना एंगल बना रहा है 20 डिग्री, दूसरे वाले से कितना बना रहा है 40 डिग्री, और दोनों प्लेन मिरर के बीच का कितना एंगल है 60 डिग्री है, ठीक है बेटा जी। तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, ठीक है ना। इसके पहले जो मैंने इसके पिछली वाली जो वीडियो मैंने बताया था उसमें मैंने ऑब्जेक्ट को रखा था बाइसेक्टर पर, है ना। अब यहाँ पर रैंडम कर दिया मैंने दोनों प्लेन। अच्छा, और आपको बता दें कि जब भी आप दो प्लेन मिरर के बीच में आप ऑब्जेक्ट रखोगे, चाहे वो बाइसेक्टर हो चाहे ना हो, यानी ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल हो और चाहे अनसिमेट्रिकल हो, यहाँ पर अनसिमेट्रिकल है ना, क्योंकि ये पहले वाले से कितना 20 बना रहा है, दूसरे वाले से कितना बना रहा है 40 बना रहा है, तो इसकी पोजीशन आपकी दोनों मिरर के साथ अनसिमेट्रिकल है ना, ठीक है बेटा जी। तो ये आपका जो है कहीं भी रखा हुआ हो, दोनों के बीच में रखा हुआ है। जब भी इमेजेस बनेंगी तो इसी सर्कल पे ही बनेंगी जिसका सेंटर क्या होगा, दोनों प्लेन मिरर का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। एक सर्कल बनाएंगे और जो सर्कल ऑब्जेक्ट से होता हुआ जाएगा, तो सारी की सारी इमेजेस यहीं पर बनती हुई दिखाई पड़ेंगी। कितनी बनेंगी वो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, टेक्निक बता रहा हूँ, वहाँ से आप लोग कर लोगे, ठीक है बेटा जी। और वो सारे एंगल के लिए वैलिड है। यहाँ पर ये 30-30 होता तब भी होता वैलिड वो, मतलब अगर ये 60 है ना और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता सिमेट्रिकली 30 डिग्री, तब भी हमारा ये जो रूल बनाएंगे वो रूल वैलिड होगा। अनसिमेट्रिकल होगा तब भी वैलिड होगा, ठीक है ना। पूरा का पूरा इंटीजर आएगा डिवाइड करने के बाद तब भी वैलिड होगा, फ्रैक्शन आएगा तब भी, हर केस के लिए वैलिड होगा, ठीक है ना। तो आपको बार बार वो फार्मूला याद नहीं करना होगा जो मैंने पहले वाला फार्मूला आपको बताया है ना पिछली वाली वीडियो में। तो देखते हैं इसमें कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या किया करो आप कि आप बताओ ये 20 है, ये 40 है, यहाँ आप क्या लिखो, आपने यहाँ 20 लिखा, यहाँ आपने 40 लिखा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नंबर ऑफ इमेजेस हम काउंट करने जा रहे हैं, याद रखना बेटा जी, ठीक है ना। 20 और 40 जितना भी एंगल दिया हुआ पहले वाले से दूसरे वाले से उसको लिख लेना आप लोग। 20 लिखा आपने, 40 लिखा, ठीक है ना। अब बताइए दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना है 60, तो आपको ऐड करना है। तो अगर आपने 40 में अगर ऐड करना है तो आप एरो ऐसे बनाओगे, तरीका बताइए ये कितना होगा तुम्हारा। अगर 60 में आप 40 में आप कितना ऐड करो 60 कितना आएगा, ये 100 आएगा। अब 20 में कितना ऐड करो 60 कितना आएगा 80 आएगा। ये इस तरीके से आपको काम करना है।
पहले क्या लिखोगे, 20 लिख दिया आपने यहाँ पर, फिर क्या लिख दिया आपने 40। आप 40 को आगे 20 को पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपने दोनों को साथ में लिखना है, बस 20 लिखना है और 40 लिखना है। फिर 40 में कितना ऐड करना है, दो इसी एंगल को ऐड करना है, दोनों प्लेन के बीच के एंगल को ऐड करना है। ये हो गया 100, ये हो गया 80। फिर क्रॉस करेंगे हम, फिर लेके इधर आएंगे, इसको कितना ऐड करेंगे, इसमें हम कितना ऐड करेंगे बेटा, इसमें हम ऐड करेंगे 60 को बार बार ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 140। इसमें कितना ऐड करेंगे, बोलो बेटा कितना ऐड करने वाले हैं, 60। ये हो जाएगा तुम्हारा 160, हो गया ना। फिर ऐड इसी तरीके से ऐड करते करते हमें देखो कहाँ तक पहुँचना है। अब फिर अगर इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, 60 ऐड किया तो कितना आएगा बेटा जी बताओ, तो ये शायद हमारा यहाँ पर आ जाएगा शायद, तो आपका आएगा 220। क्या आएगा बेटा जी, ये आ जाएगा 220। फिर आपने इसमें ऐड किया कितना, 60, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200। ठीक है ना। अब जो है बेटा जी एक बात आपको याद रखना है, इस नंबर को आपको नहीं लेना है। जब भी 180 से नंबर एक्सीड करे, 180 से लेके नंबर एक्सीड करे, तो उस नंबर को आपको नहीं लेना है, आपको 180 के अंदर ही रहना है। जैसे ही ये सारे नंबर्स 180 के ऊपर जाते हैं वैसे ही आपको स्टॉप कर देना, ये काउंट में नहीं आएंगे। तो कुल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी उसको देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस आपको बनती हुई दिखाई पड़ेंगी वो 6 दिखाई पड़ेंगी। ठीक है ना, इतना तो काम कर लिया। तो नंबर ऑफ इमेजेस काउंट करने के लिए 1 2 3 4 5 एंड 6 काउंट कर लिया आपने। एक चीज आपको और भी फर्दर काउंट करनी होती है, बहुत आसान है, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या, जो लास्ट वाला जो इमेज आपकी मिली है 140 160, ये 140 160, तो 140 और 160 और प्लस एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, इनको ऐड करके एक बार चेक कर लिया करो कि अगर आपका क्या आ गया 140 जो लास्ट में मिला आपको है 160 अब प्लस एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, तो कितना आएगा बेटा। तो अब देखो बेटा जी क्या किया हमने, जो लास्ट वाला एंगल आपने लिया 140 और 160 जो लास्ट में आया, क्योंकि इसके बाद तो 180 से ऊपर जाने इसको आपने कट कर दिया, तो आपकी नंबर ऑफ जो इमेजेज यहीं तक काउंट होंगी। तो 140 और 160 लास्ट वाले को आपने दोनों को ऐड कर लिया, और ऐड करके फिर जो किस में ऐड किया, दोनों प्लेन के बीच के एंगल में आपने ऐड किया, कितना आ गया 360। अगर 360 आ गया मतलब लास्ट वाले दोनों एंगल को ऐड करना है और साथ में एंगल बिटवीन टू प्लेन को भी ऐड करना है। अगर 360 के बराबर आ गया तो पक्का है कि 140 और 160 वाली जो इमेजेस हैं आपस में कोइंसाइड कर जाएंगी। तो मतलब इन इमेजेस को आप एक ही काउंट करोगे। अगर वो 360 के बराबर आया तो कितना हुआ, कितने नंबर ऑफ इमेजेस हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। इसको आप 2 काउंट नहीं करोगे क्योंकि इनका सम कितना आया है, दोनों का सम प्लस 60, आपका 360 आ गया है। अगर 360 नहीं आया तो पूरा काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी, 6 होंगी। तो यहाँ पर क्या होंगे नंबर ऑफ इमेजेस, इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस 6 - 1 = 5 होंगी। यहाँ पर कोई फार्मूला आपको नहीं लगाना है, कोई भी सिमेट्री आपको नहीं देखनी है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं देखना है, सिर्फ दोनों प्लेन के बीच का एंगल आपको चाहिए, और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो उस ऑब्जेक्ट का जो एंगल पहले प्लेन मिरर से दूसरे वाले से, और बस ये लगाओ फॉर्मेट और इसको लास्ट में चेक कर लो, फटक से आंसर रखो बेटा जी। और आपको क्या है इसमें सोचना भी नहीं है, ठीक है ना। तो आई थिंक इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए। एक एग्जांपल मैं आपको करा करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है बेटा जी। जैसे मान लो एक मैंने एग्जांपल दिया आपको, कैसे, देखो एक प्लेन मिरर ये है, फटाफट हम लोग करेंगे, टाइम आपके पास कम रहता है और आप प्रैक्टिस करोगे। सबसे ईजीएस्ट वे है ये, सबसे टफ टॉपिक मानी जाती है, लेकिन अगर आपको तरीका पता हो तो आई थिंक इसे आप कर ले जाओगे। अब इसके बीच का जो एंगल कितना लिया आपने, मान लो
तो ये आपका जो एंगल आपने लिया है मान लो 40 डिग्री, कितना एंगल आपका ये एंगल आपका 40 डिग्री है, ठीक है ना बेटा जी। और आपको ने ऑब्जेक्ट जो लिया है वो ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ रखा गया है, ऐसे यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है बेटा जी। ये ऑब्जेक्ट पहले वाले मिरर से कितना बना रहा है, 15 डिग्री बना रहा है, और दूसरे वाले मिरर से कितना बना रहा है, 25 बना रहा है। तो ऐड करोगे तो 40 आएगा ही आएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो पूछा गया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है तो क्या ये सिमेट्रिकल है, नहीं, ये अनसिमेट्रिकल है कि नहीं है। यहाँ पर आपको चेक नहीं करना है कि इंटीजर आएगा 360/θ इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा, कुछ नहीं चेक करना है, सीधे आपको अपने काम पे लग जाना है। जैसे मैंने आपको रूल बनाया है, क्या बताया है, फटाफट पहले दोनों को लिख लो। क्या लिखा पहले किसी को लिख सकते हो आप, लिखा पहले 25 लिखा आपने, फिर आपने यहाँ पर 15 लिखा है ना बेटा जी। फिर क्या करेंगे, एंगल जो ऐड करेंगे, करो फटाफट एंगल ऐड करो। जो 15 में आपने कितना 40 ऐड किया, कितना आया, 55 आया। फिर दूसरे को ऐड करो, फिर 25 में आपने 40 ऐड किया, कितना आया, 65 आया बेटा जी। फिर ऐड करो, 65 में आपने 40 ऐड किया, 105 आएगा। फिर 55 में आप क्या करोगे, 40 ऐड करोगे, 40 तो ऐड करना है, तो 95 आ गया, है ना बेटा जी। फिर आप 95 में क्या करोगे, 40 ऐड करोगे, 95 में क्या करोगे, 40 ऐड करोगे ना, तो 135 आएगा। अब क्या करोगे, 105 में आप 40 ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा जी, 145 आएगा। अब 145 में क्या करोगे आप, 40 ऐड करोगे, 145 में अगर 40 ऐड किया आपने, कितना आ जाएगा, 185 आएगा। और फिर 135 में आपने क्या किया, 40 ऐड किया, कितना, 175 आ गया, 175 आ गया, ठीक है बेटा जी। अब आगे बढ़ोगे नहीं तो ये वाला आपको पता है कि जब जो एंगल 180 डिग्री से एक्सीड किया उसे नहीं काउंट करेंगे, तो नंबर ऑफ इमेजेस में ये काउंट नहीं होगा, लेकिन ये तो काउंट होगा ना, इसलिए तो काउंट करना पड़ेगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा जी, ये काउंट करना पड़ेगा आपको। तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस आपको मिल रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको 9 मिल रही हैं, ठीक है ना। लेकिन साथ में ये भी चेक करना है कि क्या लास्ट का जो दो एंगल आया हुआ आपका 135 175, ये जो दो एंगल आपको मिल रहे हैं लास्ट के, क्योंकि ये तो कट गया ना बेटा, कट गया आपका। लास्ट के जो दो एंगल आपको मिले हैं, तो लास्ट के जो दो एंगल मिले हैं आपको 135 और 175, ये जो दो एंगल हैं, इन दोनों एंगल को जोड़ दो और प्लस 40 कर दो। अगर वो 360 के बराबर आया है ना, तो ये दोनों इमेजेस आपस में कोइंसाइड करके एक ही इमेज बनाएंगी। और अगर 360 के बराबर नहीं आएगा तो पूरा का पूरा काउंट करेंगे। यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो, क्या, 135 प्लस 175 और प्लस 40, ये कितना आ गया, ये आ गया 350 आ गया। तो क्या ये 360 के बराबर है, ये 360 के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि कोई भी इमेजेस आपस में कोइंसाइड नहीं करने वाली हैं। तो कितनी इमेजेस हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ गई बेटा जी, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड क्या होंगी, कितनी होंगी बेटा जी, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड आपका हो जाएगा 9। तो आई थिंक अब इस मेथड से चाहे जो भी एंगल हो दोनों प्लेन के बीच का, आई थिंक बहुत आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर जाओगे, कोई फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा जी। और जो बुक्स वगैरह में लिखा हुआ है 360/θ वो भी ठीक है ना, लेकिन वो लिमिटेड है। अगर एंगल आपका फ्रैक्शन में आ गया तो आप फिर वो रूल को नहीं लगा पाओगे, और इससे आप किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। कोई दूसरा एग्जाम्पल आपको देंगे तो बड़ी आसानी से आप कर ले जाओगे। तो मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ बेटा जी। तो बेटा जी अब हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आपकी टॉपिक है, एनसीईआरटी में भी है और आपके एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, बोर्ड में भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो आते ही आते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स को हम लोग प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे क्या होते हैं स्फेरिकल में। अभी हमने पढ़ा था इसके पहले प्लेन मिरर के बारे में, तो डिटेल में वहाँ हमने चर्चा की थी कि प्लेन मिरर में कैसे इमेजेस बनती हैं, अभी हम डिस्कस करके आए हैं। अब हम लोग जो है कि स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होते हैं ये, दीज आर पीसेस ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर्स, आपके पास हॉलो ग्लास होंगे, स्फीयर्स होंगे, विच आर पॉलिश्ड आर वन साइड। ये पूरा का पूरा आपके पास ग्लास का स्फीयर बना हुआ है
है ना। इसको हमने यहाँ से कट कर लिया। जब ये पार्ट हम कट करेंगे तो ये वाला पार्ट आपको निकल जाएगा। और अगर हमने बाहर वाली साइड को पॉलिश्ड कर दिया और अंदर वाली साइड कहलाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये अंदर वाली साइड क्या होगी, इसी पे लाइट पड़े, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना। ये अंदर वाली साइड क्या है, यही लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाली है। बाहर को हमने क्या कर दिया, पॉलिश्ड कर दिया। तो ऐसे स्फेरिकल सरफेसेस को हम बोलेंगे क्या, कनकेव मिरर। कैसा मिरर, कनकेव होगा, ठीक है ना। स्फेरिकल तो है क्योंकि स्फीयर का ही पार्ट कट किया गया है, ठीक है बेटा जी। इसको बोलेंगे कनकेव मिरर। आई थिंक मेरी बात को समझ गए। कनकेव का मतलब केव से होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो केव की तरह हो, मतलब अंदर वाली साइड क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो, जो ऊपर वाली साइड है वो पॉलिश्ड है, तो कहेंगे उसको कनकेव मिरर, ठीक है ना। कन्वेक्स क्या होता है, कन्वेक्स में जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, अंदर वाले सरफ क्या, ये भी आपका स्फीयर है, यहाँ इसका सेंटर है सी, इसको हमने क्या किया, इसको यहाँ से हमने कट किया और हमने अंदर वाले को पॉलिश्ड कर दिया। ये क्या, हमने अंदर वाले को क्या कर दिया, पॉलिश्ड कर दिया। तो आप कहोगे सर ये जो सामने वाला सर, यहाँ पर इस सरफेस पे लाइट गिरेगी और रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि जो सरफेस आपका पॉलिश्ड है उस पर तो लाइट गिरने वाली नहीं है, कहाँ गिरेगी, जो पॉलिश्ड नहीं है, तो इस पर, इसको बोलेंगे ये, इसमें क्या होता है, ये आपका होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये उभरा हुआ सरफेस है ना, इसलिए बोलते हैं क्या है, कन्वेक्स बोलेंगे, है ना। ये केव की तरह अंदर है, जो रिफ्लेक्टिंग को लेके ही नाम रखा गया है, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ रहे हो। तो ये आपका हो गया कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। हॉलो ग्लास को हमने कट किया, कट करके वो जो छोटा सा पार्ट निकालेंगे, इसी पे हम स्टडी करेंगे, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ रहे हो। तो इसकी में कुछ और भी फैक्ट हैं जो कभी कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि मान लो आपके पास एक इस तरीके से, ये क्या है आपके पास, ये कौन सा मिरर कहलाएगा बेटा जी बताओ, ये मिरर आपका कहलाएगा कनकेव, ठीक है ना। अगर इस मिरर पर जो है लाइट बीम पैरेलल गिर रही है, ये इफ लाइट बीम इंसिडेंट पैरेलल ऑन द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो गिरने के बाद क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्शन कैसे होगा, रिफ्लेक्ट होगी तो जो, अब देखो ये वाली जो लाइट है बिल्कुल ये है परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगी, ये तो बिल्कुल ऐसे ही वापस आ जाएगी ऐसे, और यहाँ से ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, तो ये ऐसे निकलेगी, और यहाँ से ये ऐसे निकलेगी, है ना। इसका ये मतलब हुआ कि जो तीनों लाइट रे हैं, जो रिफ्लेक्टेड तीनों लाइट रे हैं, वो कन्वर्ज कर रही हैं। अगर इसका मतलब कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जिस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करे, तो वो क्या है, कन्वर्ज करती है। तो आप कहोगे कि इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कनकेव को बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर, बेटा इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है ना। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन रेस्पेक्ट टू पैरेलल इंसिडेंट रेज, ये है पैरेलल इंसिडेंट रेज ऑन इट। ये तो इस चीज को आप समझिए कि अगर आपके पास जो स्फेरिकल मिरर है वो कनकेव है और उस पर क्या है, अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है तो वो कन्वर्ज करेगी, और जहाँ कन्वर्ज करेगी उसको फोकस करते हैं, सब बाद में हम करेंगे चर्चा। बट ये है कि, तो इसलिए बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और अगर मान लो यही आपका ऐसे है, इसकी जो इनर साइड है अगर पॉलिश्ड है, अगर इसकी इनर साइड पॉलिश्ड है बेटा जी, तो अगर इस पर क्या है, इस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर इस पर इंसिडेंट कर रही है, तो आप देखो क्या होगा, ऐसे। इफ द पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कन्वेक्स मिरर, देन जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो ये बिल्कुल कैसी गिरी है, बिल्कुल ये इस पर बिल्कुल नॉर्मल है, तो वापस आएगी ऐसे ही। अब ये जब यहाँ से
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट ऐसे निकल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करेंगी तो वो डाइवर्ज होंगी, है ना। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, जो आपका कन्वेक्स होता है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, डाइवर्जिंग स्फेरिकल मिरर होगा बेटा जी, है ना। वही लिखेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, इन रेस्पेक्ट टू पैरेलल इंसिडेंट रेज ऑन इट। याद रखना ये पैरेलल बीम के लिए है, हर लाइट बीम को नहीं करेगा डाइवर्ज, ठीक है ना। अगर पैरेलल बीम के लिए बताया है, जो डेफिनेशन बनाई किस बनाई गई है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट के लिए बनाई गई है, ठीक है ना। तो अलग अलग केस में 1 बाय 1 हम डील करेंगे। तो हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट को लेकर के भी दोनों स्फीयर को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है बेटा जी। अब इस पर हम और भी चर्चा करेंगे, उसको 1 बाय 1 देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मैंने कहा कि आपने कहा सर ये कौन सा मिरर है, ये कौन सा बेटा मिरर है, ये आपका कनकेव है, तो ये कौन सा होगा बेटा जी, बोलो। तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, आगे ये भी आपका कनकेव ही है। जब इसका जो उभरा हुआ साइड है ना, उसको अगर आपने पॉलिश कर रखा हुआ तो इसमें रिफ्लेक्टिंग क्या होगा, अंदर वाला होगा ना। तो ये भी कनकेव है, ये भी कनकेव है। जब तक अंदर वाला सरफेस पॉलिश नहीं होगा तब तक वो कन्वेक्स नहीं बनेगा। तो इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखना, ठीक है। अब बेटा हमको देखना है कि सम डेफिनेशन ऑफ अबाउट स्फेरिकल मिरर, जिसको हमें याद रखना हमेशा, ठीक है ना। ये आपके पास देखो, कोई भी आप कन्वेक्स ले लो चाहे कनकेव ले लो, सबके लिए सेम ही कंसेप्ट आने वाला है, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो आपके पास एक कनकेव स्फेरिकल मिरर है, ठीक है ना। ये सेंटर है, ये क्या है, ये सेंटर है, किसका सेंटर है, जिस स्फीयर से बना हुआ है उसका ये क्या है, सेंटर सी है, ठीक है ना। अगर इस सेंटर से हम क्या है एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे पास करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको हम और सही बनाते हैं, ठीक है। ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, जो सेंटर से पास हो रही है हॉरिजॉन्टल। और जहाँ ये कट कर रही है यहाँ पर इसको हम पोल मानते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये पोल है, इसको हम पीछे करेंगे रिप्रेजेंट, ठीक है ना। और सारे के सारे जो डिस्टेंसेस हैं यही इसी पोल से काउंट होंगे, इसको पोल बोलते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट कि क्या कहलाएगा बेटा जी आपका, ये पोल होगा, इसे बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर, इसे बोलेंगे पोल ऑफ द मिरर, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए कि क्या बोल रहा हूं मैं। अब देखो बेटा, सेंटर से लेके पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये वास्तव में इस पूरे की पूरे सर्कल का रेडियस होगा ना। लेकिन ये पूरा पूरा सर्कल तो है नहीं, सिर्फ आपके पास इतना ही पार्ट तो होता है। ये पार्ट आपका यहाँ ए है, ये आपका बी है, यही तो पार्ट आपने लिया हुआ है। तो सेंटर से लेके पी के बीच का डिस्टेंस हमारा होता है आर, रेडियस होता है सर्कल का, सर्कल का वो रेडियस होगा। और सिर्फ छोटे से जो आर के लिए उसे बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब कि जिस स्फीयर से ये आपका ये स्फेरिकल मिरर ये बना हुआ है ना, उस स्फीयर का रेडियस है, तो उसका नाम क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब अगर हम बात करें आपसे कि भाई सेंटर से लेकर के पोल के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये कैपिटल आर के बराबर होगा, और इसे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई थिंक मेरी बात आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। अच्छा, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा तो ये जो आपका जो कर्व्ड है ना, ये आपका जो स्फेरिकल मिरर है, इसका जो ए और बी ना, ए और बी पार्ट आपका, जैसे ये आपका आर बड़ा हुआ तो ये पूरा का पूरा स्फीयर बड़ा होगा, स्फीयर बड़ा होगा तो ए बी बड़ा होगा, है ना बेटा जी। इस ए और बी को बोलते हैं एपर्चर। क्या बोलते हैं, एपर्चर, कितना बड़ा है वो। तो ए बी क्या कहलाएगा, व्हाट इज द ए बी, ए और बी, एपर्चर कितना स्पेस है, एपर्चर मतलब क्या, ए और कितना बड़ा आपका स्फेरिकल मिरर है, ए और बी, तो वो बोलेंगे
एपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा जी, आप क्योंकि बार बार ए और बी क्या है, एपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर। अगर आप आर को बढ़ा दोगे तो एपर्चर बढ़ जाएगा, मतलब आपने अगर अगर एपर्चर अगर आपने ए और बी को बड़ा किया, मतलब आपने इसको ऐसे बड़ा किया ना, ऐसे देखो इतना बड़ा ऐसे कर दिया, ऐसे ये इतना बड़ा स्फेरिकल मिरर लिया आपने, तो पक्का है इसका आर बहुत दूर आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर बढ़ेगा तो व्हाट हैपन, एपर्चर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताइए बेटा जी, ये तो तुम्हारा सेंटर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। कोई डाउट है आपको तो आप बोलो, ठीक है। तो आपने कहा कि ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर मान लो अगर कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ से सी से हम ए पर डालते हैं लाइन, तो भी तो क्या होगा, ये भी तो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होगा ना। मतलब आप सेंटर से इस ए और बी के किसी पॉइंट पर लाइन ड्रॉ करोगे, वो आर के बराबर ही आने वाला है, वो रेडियस के बराबर ही आने वाला, आपको ये बात पता है। तो आर को क्या बोलते हैं, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी को क्या बोलेंगे, सी को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। सी क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सी से लेके पी के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। जो रेडियस आपकी होगी उसे बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आई थिंक इतनी बात आप समझ गए, है ना। अच्छा, और एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इस स्फेरिकल मिरर का अपना फोकस होगा। तो इस स्फेरिकल मिरर का फोकस कहाँ होगा, फोकस होगा सेंटर और पॉइंट पी के बीच में, है ना। कहाँ होगा बेटा जी, यहाँ आपका फोकस होगा बीच में, ये होगा फोकस, ठीक है ना। ये आपका फोकस होगा पी और मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में क्या होता है, फोकस होता है। और अगर आपसे मैं बोलूँ कि फोकस और पी के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो वो होगा r/2 होगा। मतलब ये पूरा का पूरा सी से लेके पी तक पूरा का पूरा r है ना, तो फोकस और पी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, r/2 होगा, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं फोकल लेंथ, क्या बोलते हैं। और ये f के बराबर होगा, क्योंकि r/2 क्या है, f होगा ना, r/2 के अगर बराबर है, ये फोकल लेंथ f के बराबर होता है। ये f और p के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, f मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ। तो जो फोकल लेंथ आपकी है f, वो कितनी बराबर आएगी, r/2। इसमें प्रूफ करूंगा, इसको मैं प्रूफ भी करूंगा, बट अभी जानते रहो आप। तो मतलब p और f के बीच का जो लेंथ उसे बोलेंगे फोकल लेंथ, और f को बोलेंगे फोकस। ये क्या है, ये फोकस पॉइंट है आपका, ये f क्या आपका फोकस है, और f और p के बीच का जो लेंथ उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। वो किसके बराबर होता है, r/2 के बराबर होता है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको समझना था, आपको अंडरस्टैंड करना था, यही कॉन्सेप्ट आपका कन्वेक्स में भी चलेगा, ठीक है ना। जिसे बोलते हैं फोकस, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, f = r/2 होगा। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जिनको भी पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ना है, समझना है। और कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करना बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, आपका ये क्या है, ये कन्वेक्स है ना, इसका जो इनर साइड क्या आपका है, पॉलिश्ड है अपर। तो इसके लिए भी क्या बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, जो कि फोकस से पास होगी, है ना, सॉरी, जो कि सेंटर से पास होगी। सेंटर इसका सी यहाँ पर है, और ये यहाँ पर जो इसका एपर्चर क्या है, जितना बड़ा है वो ए और बी, जिस पर लाइट उसको बोलते हैं एपर्चर, ठीक है बेटा जी। तो ये सी क्या होगा, सी इज नोन, सी क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी ना बेटा जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर पोल आएगा आपका, ठीक है ना। अब बताइए फोकस कहाँ आएगा, फोकस आएगा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आएगा, तो यहाँ पर फोकस आएगा ये, ठीक है ना। और ये कैसा फोकस होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि जिस साइड में पॉलिश्ड सरफेस है
देखो इधर पॉलिश सरफेस है, उधर ही फोकस आपका आया है, तो ये आपका जो फोकस होगा ये कैसा होगा, वर्चुअल फोकस होगा। कैसा होगा, वर्चुअल फोकस होगा बेटा जी। और यहाँ पर क्या फोकस होगा आपका, रियल होगा ये। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, जो सरफेस रिफ्लेक्टिंग है अगर उसी की तरफ बन गया फोकस तो रियल कहलाएगा, और जो सरफेस अगर पॉलिश्ड है उसकी तरफ अगर फोकस बना तो वर्चुअल कहलाएगा। पक्का है कि आपका ये वर्चुअल वर्ल्ड है, आपका रियल वर्ल्ड है। पॉलिश्ड के अंदर क्या होता है, वर्चुअल वर्ल्ड होता है, और पॉलिश्ड के बाहर क्या होता है, आपका रियल वर्ल्ड होता है। तो आपका क्या होगा, वर्चुअल ये फोकस कहलाएगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात अगर आपसे पूछूं कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, तो आप कहोगे सर आप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पर, चाहे यहाँ से इस पर ड्रॉ कर दो ऐसे। ये क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चाहे यहाँ करो चाहे इस पर ड्रॉ करो, मतलब जो रेडियस बनेगी वही क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जो आपका फोकस है ये आपका कितना होगा, यहाँ पर एफ कितना होगा, ये r/2 के बराबर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है आपका फोकस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो दोनों के केस में आप देखो सिंपल सी बात है, बिल्कुल दोनों सेम सेम चलेंगे, सिर्फ फोकस को लेकर के थोड़ी सी चेंजेस हैं कि उसमें आपका रियल बना पहले वाले में, इसमें आपका वर्चुअल बना। ठीक है बेटा जी, तो स्फेरिकल मिरर से जो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं वो आपको समझ में आ गए। ठीक है बेटा।